यूपी के मेरठ में दौड़ती लोडर गाड़ी में फिल्मी स्टाइल में एंट्री लेने दूल्हे का वीडियो वायरल हो रहा है। दूल्हे के नोटों की माला पर झपट्टा मारकर भाग रहा था ड्राइवर। रस्म छोड़ नोट चोर ड्राइवर को खुद ही पकड़ने दौड़ पड़ा दूल्हा। यूपी के मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के पीपल गांव निवासी सेवाराम का आरोप है कि 21 नवंबर 2024 की दोपहर लगभग 12 बजे पीपल गांव मंदिर के पास अपनी जमीन में राखी पराली को देखने के लिए गया था। तभी उसने देखा कि पराली उस जमीन पर नहीं है कि गांव के ही कुछ दबंग लोग पराली को लेकर जा रहे थे। जब पीड़ित ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वहां मौजूद आधा दर्जन से अधिक लोगों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आज आप जिला अस्पताल में एडमिट हो, क्या मामला है? सर चोट लग गई थी। ये हमारे पीपल गांव में हमारी ज़मीन है और पीपल गांव में 99 नंबर 98 नंबर में गुरुद्वारा है। हमारी 99 नंबर में कुराल रखी हुई है 4-5 गाड़ी 14-15 तारीख में हमने डाली। हमारी सिस्टर के हैं भांजी की शादी 18 तारीख की 17 में लगन रिश्ता। हम 2-3 दिन हो रहे थे। अब हमने होश आके देखी 19 तारीख की शाम को इन्होंने बच्चों ने बोले पुराल नहीं है। 20 तारीख में मैं अपने खेत पे गया, मैंने भी देखी नहीं है पुराल। मैं अपनी वीडियो बना रहा था सीधे सवाब। कुछ लोग हों खड़े, मैं बोला भाई हमारी पुराल कितना खाई है यहाँ। बोले पुराल तुझे आज पुराल ही देंगे हम। कौन कौन खड़ा था? निरंतर, अमरजोत, परमजोत, जसवंत, बेअंत वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे अलविंदर। कहाँ के रहने वाले वो लोग? पीपल गांव के। क्या हुआ फिर? पीपल गांव में सब मेरे पहले तो मोबाइल छीना उन लोगों ने मेरे खेत में से मुझसे। मोबाइल छीनने के बाद मुझे गुरुद्वारे के बराबर में खाली जगह ग्राउंड बना हुआ, उस ग्राउंड में वो खींच के ले गए कि 8 साल का गोली मारते हैं। परमजोत को 315 का तमंचा दाने है 2 और उन्नत थाना तो दूसरे आदमी ने कही गोली मत मारो, वैसे ही मार लो। मेरा ये खोपड़े में कुहाड़ी मारी या तलवार मारी पता नहीं, तो मुझे मारा बहुत था। लाता घूंसे डंडे और निरंतर पे भी पिस्टन था लाइसेंसी। वो भी कह रहा साले तेरा मुकदमा ही ख़त्म करते हैं। ये मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। अभी कब से इस तरीके की घटनाएं आपके साथ? ये सब 2019 में मैंने अब्दुल हसन से ज़मीन ली थी अपनी। उसके बाद में कोई बात नहीं रही। 2021 तक मेरा इलेक्शन हुआ, मैं भी पिरदानी में खड़ा हुआ था। 2021 में वो इलेक्शन हुआ। ये मेरे अपोजिट पार्टी से कॉन्टैक्ट करके उसके साथ होकर बोले हम कब्जा करेंगे इस पर। ये जब से मुझे दिक्कत करते रहते हैं। मैं अपना लोन लेना चाह रहा, मैंने बीच में उसमें बाउंड्री करा के दीवार कराई थी। उस दीवार के साइड में मैंने टीन डलवाई लोन पास कराने के टाइम। मेरा लोन पास नहीं हुआ। मैं अपनी उस दीवार को उखेड़ना चाह रहा, तो इन्होंने नहीं उखेड़ने दी मुझे कि ये गुरुद्वारे के अंडर में लेंगे हम। जबकि गुरुद्वारा सर 98 नंबर में है, मेरा 99 नंबर है। 99 नंबर में मैंने फिर भी कही कि भाई जबकि वहाँ भी कैमरे लगे हुए हैं गुरुद्वारे पर। सर मेरे खुद मोबाइल में वीडियो बन रही थी जब मुझसे छीना गया है। कौन सी तारीख की घटना है? 20 तारीख की घटना है। ये दोपहर 12:30-1 बजे के बीच की, 1-1.5 बजे लो। 1-1.5 घंटे के अंदर मैंने टाइम नहीं देखा था, मुझे जाना है कहीं। घटना के बाद में आपने थाना में अपने यहाँ आपका कौन सा थाना पड़ता है? थाना भगतपुर है, चौकी नहीं पाया। जबकि मैं इस घटना को होने से पहले मैंने चौकी इंचार्ज रोहित कुमार से कही थी, मन की सर मेरी पुराली उठ गई है, मैं शादी में गया, मैं 3-4 दिन में आया हूँ वहाँ से। चौकी इंचार्ज बोले ठीक है दिखवा लूँगा मैं। बोले कितना ढाई है, मन के साहब मुझे पता नहीं है। बोले पता करो। किसकी शिकायत दी आपने? तो प्रार्थना पत्र दिया है? प्रार्थना पत्र को कह रही कोई बात नहीं ऐसी। प्रार्थना पत्र दिया था आपने? हाँ जी। और प्रार्थना पत्र के बाद में इन लोगों ने मुझे मेरी मोबाइल छीना, पहले वीडियो बनते हुए का। जबकि कैमरे हों पर खुद लगे हुए हैं। ये कैमरों में मेरी गाड़ी दिखा रहे हैं। तो मुझे जब मैं दवाई लेने जा रहा हूँ मैं शाम को, फिर मेडिकल कराने के बाद तो इन्होंने फायरिंग करी है 15-20 गुरुद्वारे पर खड़े हो गए। आपको अब 3-4 दिन हो गए एडमिट हैं आप, हालत भी आपकी कमज़ोर लग रही है, तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं आप? डॉक्टर कह रहे हैं कम से कम महीना 20-25 दिन लगेंगे तुम्हें ठीक होने में। सिर में बहुत चोट है सर। इंसाफ चाहते हैं सर हम भी। मेरी सांप फोड़ने से बची है, भगवान का शुक्र बताए डॉक्टर के बच गई हुई बहुत है तुम्हारा यो। सर बहुत नाइंसाफी हुई है। ये लोग इन पर 2022 में इन्होंने मेरी पिकअप गाड़ी तोड़ दी थी ट्रैक्टर में। नहीं करी है अभी तक। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं? 2022 में इन्होंने मेरी पिकअप गाड़ी तोड़ दी, मेरे खेत में खड़ी हुई। अब मैं अपनी गाड़ी से दवाई लेने जा रहा, वो गाड़ी मेरे खेत में से जब इन्होंने फायरिंग करी मैं छोड़ के भाग गया। वो गाड़ी भी मेरी निफा फैक्ट्री में पहुँचवा दी इन्होंने ट्रैक्टर द्वारा। पहले भी मेरी पिकअप तोड़ लगी है इन आदमियों ने। ये तो बदमाश हैं, पैसे वाले हैं। इन्होंने तो पाकिस्तान से आके ज़मीनें घेर रखी हैं साहब। शहरी ज़मीन लाइन पे सर पीपल गांव तक सब इन्होंने घेरी है। किसी से एक विषय ज़मीन मोल नहीं ली है और मारने की धमकी और मेरे बालकों को भी दे रहे हैं, मेरी घरवाली को भी दे रहे हैं, मुझे भी मारा है।
प्रशासन जान से क्या से मार गुहार देंगे। लगाते हो? प्रशासन से हम कानून से अपना न्याय चाहते हैं कि साहब हमारे साथ न्याय हो। पीपल गांव के थाना कौन सा पड़ता है? भगतपुर। ये जो आज एडमिट है यहाँ हॉस्पिटल में मुरादाबाद, कौन लगते हैं आपके? मेरे पति हैं। क्या हुआ था? मेरे पति पुराल को कहने गए थे कि हाँ हमारे पुराल किन्नट खाई है, तो वे सरदार दंगी लोग बदमाश लोग है वे, ये बूझ रहे थे, अपनी जगह में खड़े थे, और उन लोगों ने गुरुद्वारे में खींच लिया। तब मैं वहाँ पहुँची तो वे फोन में भीगे हुए थे, मैं रास्ते में भागी, देख रही थी इन्हें। आज मुझे दिखाई नहीं दिए, अली लब मैं चमंडा की लग गई तो ये दिखाई नहीं दिए। फिर मैं चमंडा का से लौट कर वापस आई रहूँ तो इन्हें गुरुद्वारे में डाल रखा था वहाँ, और जब फोन में सारी मुस्काट हो रही थी इनकी, और सर काट दिया था धार धार हथियार से। कितने लोग थे? वे तो 20-25 लोग थे ना, और थे भी थी उनकी, उनके लोग भी लिपट गए। तो आपको सूचना कैसे मिली कि उनको पीट दिया है? मुझे सूचना मिली है, गांव के आदमी ने बताया था, अच्छा, क्या आपके पति को पीट दिया? आपके पति को मार लिया, पीट लिया। तो मैं इसलिए दरवाजे से निकल ही रही थी, याद आई मेरी क्या उधर पहुंच के कहीं वो कोई लिपट ना जा, लेकिन उन्होंने सूचना दे दी। मैं एकदम भागी बहुत जोर से गई, मैंने देखा तो इन्हें मार ही लिया था, खून बह रिया था। तो उधर से मैं देख के वापस आ रही थी तो इनकी लुगाइयाँ मुझसे लिपट गई। ये निपट गए थे, उसके बाद है तो यूपी के मुरादाबाद में संभल में बवाल के बाद मुरादाबाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। घटना के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। सभी थानों के एसओ और सीओ के साथ फ्लैग मार्च भी निकाला। यूपी के संभल में हुए विवाद को लेकर अब ड्रोन वीडियो संभल का है, जहां कल शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने पहुंची एक सर्वेक्षण टीम पर पथराव की घटना हुई थी, जिससे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी के संभल जिले से बड़ी खबर है, जहां पर संभल आईएएस डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया डीएम संभल में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करने के निर्देश दिए हैं। स्कूल भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। संभल में नेट बंद होने की आशंका बताई जा रही, क्या निर्देश है सर? 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करने की हमने रिक्वेस्ट की थी, जिसे शासन द्वारा मान लिया गया। केवल संभल तहसील में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया। तो सर आदेश कर दिए गए सर नेट बंद करने के लिए? हाँ, केवल 24 घंटे के लिए संभल तहसील के लिए आदेश है। संभल में पुलिस और सांप्रदायिक लोगों का तांडव देखने को मिला। वहीं मौलाना सैयद अरशद रशीदी अध्यक्ष जमीयत उलेमा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें उन्होंने 24 नवंबर 2024 को संभल शहर में पुलिस और सांप्रदायिक तत्वों की साठगांठ से एक बड़ी घटना हुई है, उसको लेकर जानकारी साझा की। यूपी के संभल में पथराव की घटना पर संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया है। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। करंट सिचुएशन क्या है संभल में वायलेंस के बाद? पूरा जो सर्वे था वो आपके निरीक्षण में हुआ, जो स्टोन पेल्टिंग हुई उस समय भी आप लीड कर रहे थे टीम को, आपने पूरी सेफली टीम को इवैक्यूएट करवाया वहाँ से। अभी करंट सिचुएशन क्या है? वर्तमान में जनपद संभल में किसी प्रकार का कोई पथराव या आगजनी या इस तरह की कोई घटना अभी प्रकाश में नहीं आई है, और शांति व्यवस्था है वो पूर्णतः कायम है। एडिशनल फोर्स भी और मंगवाई गई है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई इस तरह की अनटूवर्ड इंसिडेंट अभी होगा। मोबाइल की जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको सस्पेंड करने के लिए एक दिन के लिए मैंने डीएम साहब से रिक्वेस्ट किया था, और शासन द्वारा वो रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी गई है। तो एक दिन के लिए इंटरनेट सर्विसेज हैं वो बंद रहेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ शांति व्यवस्था कायम रहेगी। जो प्रातःकाल में सुबह 7 बजे के आसपास कोर्ट कमिश्नर द्वारा जो रिक्वेस्ट की गई थी, उसमें दोनों पक्षों द्वारा बैठ के थाना संभल पर ही रजामंदी से दोनों पक्षों के सर्वे की शुरुआत हुई थी। करीबन 1.25 घंटे तक सर्वे है वो शांतिपूर्वक चला, किसी प्रकार कोई इश्यू नहीं था। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा 2-3 फ्लैंक से लोगों ने आके पुलिस पर पथराव शुरू किया। उस पथराव को पुलिस ने रिटेलिएट किया, और उसके बाद में शांति व्यवस्था है वो घंटे भर के अंदर विदिन 1 आवर कायम कर ली गई। उनके द्वारा पुलिस की कुछ जो प्राइवेट जो व्हीकल्स थे उनको टॉर्च किया गया, जबकि वहाँ से कुछ 10-15 मीटर दूरी पे उनके जनता के अपने भी गाड़ियाँ थी, लेकिन उनको उन्होंने टच नहीं किया। इसका मतलब टारगेटेड तरीके से उन्होंने पुलिस को टारगेट किया, लेकिन पुलिस ने अपना संयम बरतते हुए उन पर हल्का बल प्रयोग करते हुए उनको खदेड़ने का काम किया।
और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से संबल पुलिस है वो जनपद संबल की सेवा में लगी रहेगी। सर एक ज़रूरी सवाल है, जो अपडेट सबसे गंभीर निकल कर आई है कि इलीगल वेपन्स का जो सर पूरा देखा जाए तो रेजिडेंशियल इलाका है, इलीगल वेपन्स के ऊपर अगर पुलिस से फायरिंग होगी तो बाकी लोग कैसे सेफ है, ये एक इशू सामने आया है। ये एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है क्योंकि जब थाना नखासा सेक्टर के अंदर डीएम साहब, मैं और डीआईजी साहब वगैरह सब लोग पेट्रोलिंग पे जब जा रहे थे और एरिया डोमिनेशन के लिए, तब दो महिलाओं द्वारा ऊपर से पथराव किया गया और एक तमंचे का फायर है, कंट्री मेड वेपन का, वो छर्रा है, वो एकदम बिल्कुल पास से निकला और एक के पाँव में गोली लगा, मेरे पीआरओ के पाँव में गोली लगी। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, लेकिन हर एक घर का सैनिटाइजेशन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट ये बात सच है कि ये एक संवेदनशील जगह है और इस तरीके के जितने भी लोग हैं, अपराधी हैं, उनके खिलाफ धरपकड़ अभियान भी चलाया जाएगा और जो भी व्यक्ति इस तरीके के काम में संलिप्त है उन सब के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करके गैंगस्टर भी लगाएंगे इन सब के ऊपर। और आज की जो घटना में विभिन्न जो कार्रवाइयों के अंदर जो लोग सम्मिलित थे उन सब के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर के लिए भी बात चल रही है? वर्तमान में एक एफआईआर है थाना संबल पर पंजीकृत की जा चुकी है। जितने भी मजरूब हैं, पुलिस के करीबन 20-22 लोगों को चोटें आई है, उन सब लोगों द्वारा अपने अपना बयान दिया जा रहा है और उनकी जो है मेडिकल भी करवाया जा रहा है और उनके द्वारा अपनी अपनी एफआईआर है वो रजिस्टर की जा रही है। 21 लोग कुल डिटेन किए गए हैं अभी तक, जो आपने बताया डिटेन किए गए, 2 फीमेल हैं 19 मेल हैं। क्या कुछ खबर, कुछ बताया उन लोगों ने, क्या कुछ था ये पूरा में, क्या माइंड वॉश किया गया क्या? क्योंकि सर उन लोगों के मोबाइल से चेक किए जा रहे हैं टू अंडरस्टैंड वेदर देयर वाज एनी कंस्पिरेसी और नॉट, कि किस तरीके से इकट्ठे होकर एक साथ 3 फ्लैंक से ये लोग आए, जबकि वहाँ पुलिस की फोर्स भी मौजूद थी। विभिन्न चौराहों पे पुलिस द्वारा प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया गया था। ये बात उल्लेखनीय है कि जिस तरीके से इन लोगों के द्वारा इकट्ठे हुए तो उस कंस्पिरेसी का पता लगाया जाएगा और उस पर भी अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई निश्चित की जाएगी। नाबालिग बच्चों का सर इन्वॉल्व होना पत्थरबाजी में एक चिंताजनक विषय आप लोगों के लिए? मेरे लिए कोई चिंता की विषय नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति पत्थर चलाएगा उसको फिर प्रॉपर तरीके से उसको रिटालिएट भी किया जाएगा, जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन मैंने तब भी 3 बार लीगल तरीके से मजमा नाजायज है उसको डिक्लेयर करने के बाद में लोगों से आगाह किया था कि अपने जो है अपना भविष्य को बर्बाद ना करें, आप लोग शांतिपूर्वक अपने घर चले जाएं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया, इसलिए जो कार्रवाई है अमल में लगेगी। सर डिप्टी कलेक्टर के फ्रैक्चर है, ऐसी तबीयत है, 20 पुलिसमैन, 3 सीनियर ऑफिशियल्स भी इंजर्ड है, सबकी तबीयत कैसी है फिलहाल, सब ठीक है? सभी लोगों का मेडिकल है वो जनपद जो थाना स्थानीय यहाँ पे करवाया जा रहा है। लेकिन एक मेरा कांस्टेबल है जिसको यहाँ पे सिर पे हेड इंजरी है, वो एक बड़ा पत्थर है वो उसके सिर पे आगे लगा सीधे, उसको मेरठ मेडिकल कॉलेज में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी स्थिति चिंताजनक है। बाकी लोगों की जो ट्रीटमेंट है वो यहीं से चल रहा है और सभी लोग अपना अपना ड्यूटी पे करना, ड्यूटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द हेल्थ मेनी टाइम्स, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू। यूपी के अमरोहा में पुलिस की दबंगई का वीडियो सामने आया। यहाँ पर पुलिस ने यूट्यूबर को चौकी में बंद कर लाठी डंडों से पीटा। भैंसे पर सवार होकर यूट्यूबर पर बना रहा था रील। फिलहाल पुलिस ने पब्लिक पर लाठी बरसाई। दिल्ली में संभल में हुई पथराव की घटना पर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि अब दोबारा इस तरह की घटना ना हो। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। घटना दुखद है, दर्दनाक है, हृदय विदारक है। उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि अब कोई अग्रिम इस तरह का घटना न हो। यूपी के संभल हिंसा पर पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया। यहाँ पर सपा सांसद जियाउल रहमान वर्ग के स्थानीय विधायक के पुत्र सोहेल पर हिंसा भड़काने के आरोप में एफआईआर 2500 लोगों पर एफआईआर की गई है। अब तक 22 एफआईआर 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है कोतवाली पे और करीबन 2500 के लगभग लोगों के ऊपर है अभियोग पंजीकृत हुआ है। सभी लोगों की सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और सबको जेल भेजा जाएगा। और रहमान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है? हाँ, एक हमारे चौकी प्रभारी द्वारा इस नाम से, जिस नाम से आप बता रहे हैं उस नाम से मुकदमा दर्ज किया गया है। BNS 168 के तहत पहले नोटिस दिया गया था, अब उसके बाद में कार्रवाई की गई है। थैंक यू। यूपी के अमरोहा में नगीना सांसद चंद्रशेखर रावड़ के संभल दौरे को लेकर अमरोहा पुलिस अलर्ट पर है। नेशनल हाईवे पर एक गाड़ी की जा रही थी चेकिंग। वहीं अमरोहा बॉर्डर से संभल जाने वाले सभी रास्तों पर विशेष चेकिंग अभियान चल रहा है। ये मैं स्कूल में जहाँ कह रहे वहीं बार तक मैं कानून का पालन करने वाला व्यक्ति, वकील भी हूँ और सांसद भी हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों की हत्या नहीं होने दूंगा। मैं हिंसा के खिलाफ हूँ और हिंसा का किसी तौर पर समर्थन नहीं करता। मैं हिंसा खिलाफ हूँ, लेकिन हिंसा के आधार पर अगर हमारे लोग हत्या की जाएगी तो ये स्वीकार नहीं किया जाता। आप जानते हैं सीए का आंदोलन हो,
किसानों का आंदोलन, SC/ST के बच्चों का आंदोलन हो या ये आंदोलन, लगातार गोलियां चल रही है। उत्तर प्रदेश में गोलियों के द्वारा न्याय किया जा रहा है। ये गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त की जा सकती। हम अपने लोगों के को सुनेंगे। मुझे पुलिस के साथ चोट का भी दुख है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये कोई साजिश है जिसका शिकार जो है हमारे गरीब लोग हुए, और आज उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, लेकिन चंद्रशेखर घर नहीं बैठेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। यूपी के संभल में ताजा हालात बताते हुए मुरादाबाद कमिश्नर अजय ने कहा कि संभल के हालात कंट्रोल में हैं, उस इलाके को छोड़कर दुकानें खुली हैं। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। तो संभल में जो कल हिंसा हुई है, अभी फिलहाल क्या स्थिति? अभी संभल में स्थिति एकदम शांत है। दुकानें भी खुली हुई हैं। जिस जगह पे मेन ये सारी उपद्रव हुए उस जगह पे अभी कुछ हल्का दुकानें बंद है, पर बाकी सारी बाहर स्थिति नॉर्मल है। लेकिन हाँ, वहाँ पे भी कोई किसी तरीके का कोई अब तनाव भी नहीं है। सब जगह पुलिस की मौजूदगी है और एकदम स्थिति कंट्रोल में है, सामान्य होती जा रही है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अब लगातार सामान्य ही होती जाएगी। तो अभी सब कुछ ठीक है। सर, अभी जो FIR हुई है नामजद, उसमें धाराएं लग चुकी हैं, तो इसके अलावा भी कोई कार्रवाई की जाएगी अलग से NSA की? देखिए, इसमें जो जिस तरीके से पुलिस को साक्ष्य मिल रहे हैं उसमें के अनुरूप हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसमें अभी तक कई सारे FIR हो चुके हैं, आगे भी होने की संभावना है। उसमें जो वहाँ के माननीय सांसद हैं उनको भी इसको उकसाने के लिए, इस पूरे उपद्रव को, जो माननीय विधायक है उनके पुत्र को इसके उकसाने के उसमें आरोप में आरोपित किया गया है। और आगे अभी जांच चल रही है, CCTV कैमरे भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से अनायास ही की गई कार्रवाई थी कि मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था। उस सर्वे में दूसरी बार ये सर्वे होने जा रहा था। कोर्ट में सबको अपनी बात कहने का अवसर उपलब्ध था। अगर उस कोर्ट में नहीं तो उसको ऊपर भी अदालतें, उस जगह पे बात करने का अवसर उपलब्ध था। इसके बावजूद चुना गया कि इस तरीके की हरकत की जाए जिससे वहाँ का माहौल बिगड़े। इसमें किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और आगे जैसी परिस्थितियां बनती जाएगी, जांच आती जाएगी। यहाँ तक कि हम उनके ऊपर भी नज़र बनाए हुए हैं जो इस मामले में अफवाह फैला रहे हैं। अभी एक वीडियो हमें मिला जिसमें इन जो उपद्रवियों ने गाड़ियों में आग लगाई, उससे जो उठते धुएं को एक अलग एंगल से लेके मस्जिद के और वहाँ पे धुएं के तौर पे दिखाया जा रहा है। उन सब पे हमारी नज़र है। वहाँ पर मुंह बांध के लोग आए थे, उसके बावजूद अलग अलग CCTV कैमरों से हम उसका परीक्षण करा रहे हैं। मस्जिद पर पथराव करके मस्जिद को क्षति पहुंचाने की कोशिश करने वाले को भी हम चिन्हित कर रहे हैं। इन सारे मामलों में जहां जहां भी उकसावे की बात आएगी वहां पे हम कार्रवाई करेंगे। सर, अभी तक कितनी डेथ हुई है? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें गोली लगने की बात है तमंचे से, उस पर आपका निस्संदेह जो अभी तक 4 डेथ कंफर्म हुई हैं, चारों का पोस्टमार्टम भी हो चुका है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया देशी बंदूक से जो कारतूस इस्तेमाल होते हैं उससे लगने की बात है। तो इसमें हम इसकी पड़ताल भी आगे होगी। इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। मैजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए जा चुके हैं, तो मैजिस्ट्रियल जांच भी इसमें होगी और उसमें हर एक की भूमिका उसमें आएगी। और इसमें जैसे आगे साक्ष्य मिलते जाएंगे, जैसा मैंने कहा, कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें NSA लगाने तक का भी प्रावधान है और उसमें भी हम कार्रवाई करेंगे। सर, आगे उस एरिया की जो सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि आगे भी सर्वे हुआ, तो उसके लिए क्या इंतजाम किए हैं? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था तो पूरी थी, पहले भी थी, अभी भी है। नए लड़कों को उकसा के ये काम करवाया गया है क्योंकि इस बात की ज़रूरत थी नहीं कहीं से भी। न तो ये जो लोग वहाँ इकट्ठे थे, न तो ये स्टूडेंट है, न तो किसान है, न तो किसी तरीके, ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं था। केवल सर्वे किया जा रहा था मस्जिद का, और सर्वे का मतलब इंस्पेक्शन है। ये भी नहीं कि कोई चीज़ तोड़ी या कोई चीज़ खोली या ऐसी कोई भी चीज़ हो रही थी। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अदालत का आदेश था। हमारा काम केवल सुरक्षा मुहैया कराना था, वो काम हम कर रहे थे। पुलिस से भिड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं था। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से इस चीज़ को रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, पर इस बात का जवाब वो नहीं दे पा रहे कि वहाँ लोग इकट्ठे किस लिए हुए, नई उम्र के लड़के किस लिए इकट्ठे हुए, कोई बुजुर्ग वहाँ क्यों नहीं था उनको कंट्रोल कर। अगर आना भी था तो बुजुर्गवार जो हर बार वहाँ नमाज पढ़ने आते, वो क्यों नहीं आए? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, मुंह बांध के आए थे। तो क्या करने आए थे मुंह बांध के? फिर उन लोगों ने बिना उकसावे की सारी कार्रवाइयाँ की और अनायास तौर पर
कई सारी चीज़ों को जोड़कर उस पर चीज़ें चलाई जा रही हैं, थ्योरीज बनाई जा रही हैं। बहुत स्पष्ट है कि जो लोग इसमें फ्यूलिंग करने का काम करेंगे उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। आगे मुझे लगता है कि सबको ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है कि ये बेवजह हुआ। हम लोग भी बातचीत में हैं सभी लोगों से, सभी पक्षों से प्रयास भी कर रहे हैं और समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। जो लड़के वहाँ पर इस पथराव में शामिल थे उनमें से ज़्यादातर की उम्र पढ़ने की है, बहुत सारे लोगों की अपने जॉब करने की है और उसमें से कई सारे कुछ न कुछ काम धंधा कर भी रहे थे। अपना काम धंधा छोड़ के इस तरीके की चीज़ों में, गतिविधियों में संलग्न होना वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अफसोस है जिसमें अनायास कुछ लोगों के उकसावे में आकर डेथ भी हुई, घायल भी लोग हुए और ये दोबारा इस तरीके की चीज़ें न हो, इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है और इंश्योर करेंगे कि किसी भी तरीके की इस तरीके की चीज़ दोबारा ना होने पाए। अमरोहा में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा संभल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। उनके परिवार के साथ संवेदना है और अगर पुलिस द्वारा या सरकार द्वारा उनकी मौत हुई है तो उनको मुआवजे की मांग करते हैं। और ये भी कहना चाहते हैं कि आज 21वीं सदी में जहाँ पे लोग दुनिया स्पेस में जा रही है, हम लोग हिंदू मुस्लिम पे लड़ रहे हैं, लड़वाए जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? मैं जनता से अपील करूँगा कि शांति बनाए रखें। सत्ता हमेशा नहीं रहती, सबको सब कुछ दिख रहा है। ये स्कीमें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, सब कुछ प्रायोजित सा महसूस होता है क्योंकि 1991 अधिनियम के तहत जो पूजा स्थल जहाँ पे है वहीं रहेगा। उसके बाद इस तरह की याचिकाएं कौन लगा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि संगठन से जुड़े हुए लोग हों, इनकी भी जांच होनी चाहिए। मुकदमा अगर जियाउर रहमान बर्क पे लिखा गया है, विधायक जी पे लिखा गया है, उनके बेटे पे लिखा गया है, तो इन पे भी मुकदमा लिखा जाना चाहिए क्योंकि दंगा जो है एक याचिका से हुआ है। क्या याचिका करता ऐसा तो नहीं किसी पार्टी से विशेष से जुड़ा हुआ, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हो? इसकी भी जांच होनी चाहिए। और आज जितने मंदिर मस्जिद हैं देश में, गुरुद्वारे हैं, मुझे लगता है पर्याप्त है पूजा पाठ के लिए। मुझे नहीं लगता है कि अब हमें और ज़्यादा की ज़रूरत है। सबके घरों में मंदिर मस्जिद हैं अपने अपने नमाज और पूजा पाठ के लिए। अब ज़रूरत है देश को अस्पतालों की, अच्छी सड़कों की, रोजगार की। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, बंद करें ये सब चीज़ें और लोगों को प्यार से रहने दें क्योंकि सबको सब कुछ दिख रहा है। इतना मूर्ख कोई नहीं है, सब खाना खा रहे हैं। आज जनता से अपील करते हैं कि शांति बनाए रखें, लोगों के बहकावे में ना आए। और आज के समय में दुनिया हमें अगर देख रही है तो उसका राय, उसका परसेप्शन हमारे बारे में क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी सरकार लेके तुरंत कार्रवाई करे। माननीय न्यायालय भी इसमें हस्तक्षेप करें और ये जाने कि ये जल्दबाजी में इस तरह से चीज़ें क्यों हुई हैं। बैठ के बात की जा सकती थी, दोनों पक्षों को बिठा के बात की जा सकती थी, लेकिन अगर मुद्दे को उछालने की नीयत थी तो इस पे भी उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार से मैं अपील करता हूँ। यूपी के आगरा में ट्यूबवेल के पानी की आपसी बिल को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। गाली गलौज के साथ दोनों पक्षों के लोग आए और आमने सामने आकर लाठी डंडों से जमकर पथराव हुआ। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? कांकर ख्याली की मड़ैया, थाना थरोरा के रहने वाले हैं। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? ये बिल के बकाया पैसे के पीछे झगड़ा हुआ है। किसने आपके साथ झगड़ा किया? राजेंद्र, विश्वनाथ, रामवीर, देशराज, हरवीर, इन लोगों ने, अन्य लोग भी इनके घर वाले थे, उन सब लोगों ने झगड़ा किया है। बकाया बिल किसका था जिसके लेकर झगड़ा हुआ है? हम अपने पैसे मांगने के लिए गए थे, दूसरे कुएं से पानी ले रहे थे तो कुआं हमने बंद करवा दिया कि हमारा हिसाब हो जाएगा जब इनको पानी देना। उसके पीछे हमसे झगड़ा हुआ है। हमारे रास्ते में हमारे पिताजी बिल जमा करने के लिए बिजली विभाग से फोन आया था, वहाँ जा रहे थे, उन्होंने 1,12,000 रुपये छीड़ लिए और मारपीट की। इसके पीछे झगड़ा हुआ था। आपकी तरफ से कौन कौन घायल है? हमारी तरफ से हमारी चाचा जी, दोनों चाची और हमारी बहन और हमारे चाचा जी के गर्दन में कुराली लगी हुई है। करीब हमारे से 7-8 लोग घायल हैं। आपने थाने में सूचना दी है? थाने में 1 से 12 कॉल की थी, पुलिस पहुंची, उसके माध्यम से हम यहाँ पर लाए गए। यूपी के हमीरपुर में सचिव की मनमानी से परेशान किसानों ने नेशनल हाईवे 34 पर जाम लगा दिया। सचिव सहकारी समिति पर ताला लगाकर फरार हुआ। वहीं किसान खाद के लिए परेशान हो रहे थे। खाद को लेकर जो हाईवे जाम किया गया, क्या है पूरा प्रकरण? मैं पंकज कुमार तिवारी, निवासी ग्राम मंडा। मेरे पिताजी की आज से 1 महीने पहले 10 बोरी खाद चढ़ाई गई थी, जिसमें मुझको केवल 7 बोरी उपलब्ध हुई थी। 3 बोरी खाद मेरी बेच ली गई थी। किन लोगों ने बेचा? यहीं के कर्मचारियों ने। कौन कर्मचारी, क्या नाम है?
नहीं, नाम नहीं किसी का भाई, अभी इन लोगों ने बेची है मुझको। नहीं पद पर तैनात है। खाद वितरण में अरे अब आप रुकिए। नेशनल हाईवे जाम किया गया था, क्या है पूरा मामला? खाद वितरण को लेकर जो जाम लगाने की जैसे सूचना मिली, मैं तुरंत ही हमीरपुर से यहाँ आ गया हूँ और यहाँ के जो मालूम हुआ कि ये वितरण केंद्र भी बंद है, तो अभी इसको कर्मचारियों को लगा खुलवाता हूँ और एक मैकेनिज्म डेवलप किया है वितरण का कि जिन लोगों के जो पासबुक वगैरह जमा है, जो खातेदार हैं उनको ही पहले दिया जाएगा। जैसे कल या परसों में जिन लोगों को जमा उनको पहले दिया जाएगा, उसके बाद जो लोग आ जाएं उनको दिया जाएगा। और आज अगर कुछ लोग रह भी जाते हैं तो उनकी जो पासबुक, उनका पूरा अकाउंट यहाँ जो है रख लिया जाएगा और नेक्स्ट डे जब भी वितरण होगा उनको पहले दिया जाएगा। अच्छा, किसानों का आरोप है कि जो खाता धारक है उन्हीं को बस को खाद वितरण किया जाता है, जो अन्य किसान है उनको नहीं मिलती है खाद। नहीं, पहली प्रायोरिटी जो है खाता धारक के हमारी रहती है, खाता धारक को दिया जाएगा, उसके बाद जब बचेगी तो अन्य लोगों को दिया जाएगा। आज सहकारी समिति में ताला लगा हुआ है। सहकारी समिति में ज़्यादा थोड़ा सा उपद्रव हो गया, जिसकी वजह से सचिव वगैरह चले गए, उनको बुलवा रहे हैं हम अभी। ठीक है, खाद को लेकर क्या समस्या है? खाद को लेकर मेन समस्या ये है कि यहाँ सुरेंद्र तिवारी नाम का एक मवई जार का आदमी है जो मठाधीश है, वो वितरण में इतना लफड़ा करता है कि भ्रष्टाचार के बिना वो खाद देने नहीं चाहता। जिसकी पासबुक में 100 का नोट उसके घर में दिया जाता है, उसको मनवांछित खाद प्राप्त हो जाती है, उससे मतलब नहीं है। और ये लोग सबसे बड़ा लफड़ा क्या करते हैं, जो खाद का स्टोर आता है तो खाद के स्टोर में ये लोग किसानों पर डिवाइड कर देते हैं। इनका पहला खेल कहां से शुरू होता है, जैसे खाद आई मान के चलिए 2 ट्रक, तो ये लोग क्या करते हैं कि बोले ला ये खाद देना है, तो जिन पासबुकों में इनको घूस मिल चुकी है सुरेंद्र तिवारी को, सचिव की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसको आए भी 1 महीना नहीं हुए, उसके कार्यकाल का पहला वितरण है, वो नहीं जानता। सुरेंद्र तिवारी का पद यही है, वो तो पूरा मालिक कोऑपरेटिव का है, चाहे पद उसके पास जो कुछ, वो गेहूं भी वही खरीदता है, खाद भी वही वितरण करता है, जिसको इच्छा होती है देता है, पद का हमें ज्ञान नहीं है। आप लोगों ने सहकारी समिति बंद है, हाईवे भी जाम किया गया है, क्या है पूरा मामला? मामला यही है कि परसों के दिन जो पर्चियां कटी थी, उनकी खाद कुछ लोगों को मिली थी, कुछ लोगों को नहीं मिली थी। जिनको नहीं मिली थी उनको आज बुलाया गया था, समिति बंद किए हैं। बाजपुर के उधम सिंह नगर में साप्ताहिक हाट बाजार का दिन पूर्वात सोमवार को किए जाने की मांग को लेकर लघु साप्ताहिक हाट व्यापारियों ने एसडीएम राकेश चंद तिवारी और अधिशासी अधिकारी मनोज दास को ज्ञापन सौंपा। हाट व्यापारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा फल ठेली व्यवसायियों के विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। वहीं नगर पालिका परिषद बाजपुर द्वारा लघु व्यापारियों को बाजार लगाने से प्रतिबंध कर रोजगार छीना जा रहा है। प्रशासन ने हमसे कहा था ट्रायल के रूप में जो जाम लगता है, शहर के अंदर जाम लगता है, उसके लिए 2 महीने का ट्रायल है, जाम लगता है, लेकिन ट्रायल फेल हुआ, जाम वैसे ही लग रहा है। तो हम चाहते हैं कि वापस प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी जो है बाजार जो है सोमवार को ही वापस कर दिया है। जो रविवार को किया था वही तो ख़त्म करके और सोमवार को ही वापस कर दिया है। तो जाम वाम लग रहा था, तो वो तो जाम तो रोज़ अभी ही जाम लग रहा है, बिना बाजार के भी जाम लग रहा है, उससे कोई बाकी हमारी जो बाजार है और है उससे हमें दिक्कत आ रही है। हमारे व्यापारी पूरे नहीं आ पा रहे हैं, नगर पालिका को उससे लॉस है, व्यापारी नहीं आ रहे हैं, ठेकेदार को भी लॉस है और हमें भी लॉस है। हम कहाँ जाएँ, यहाँ जाएँ, काशीपुर जाएँ, स्वार जाएँ, कदरपुर जाएँ, एक दिन में कहाँ की बाजार करें हम। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा बाजार सोमवार को वापस कर। लिखित में भी कह दिया है, अपनी बात में तो इनके सामने रख रहा हूँ, इस पर कोई संज्ञान ले नहीं रहा है। संडे को बाजार लगने नुकसान हो रहा है, तो आपकी क्या मांग है कि सोमवार को लगना चाहिए बाजार? हाँ, बाजार तो वैसे सोमवार का लगना ही चाहिए, क्योंकि शेड्यूल के हिसाब से व्यापारी जो मेरे सोमवार के दिन कहीं आते हैं। बाकी तो वार्ता है, अभी करते हैं एडिटर साहब से, अगर कोई बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कोर्ट आ रहा हूँ। उधर यूपी के आगरा में यमुना किनारे गुर्जर ट्रांसपोर्ट में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण यमुना किनारे सड़क पर लंबा जाम लग गया। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की सूचना दी गई, वहीं दू कर आग लगी। स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद दिखी। राजधानी दिल्ली में संभल में हुए पथराव की घटना पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सांसद जियाउर रहमान संभल में नहीं थे और इसके बावजूद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। जो घटना हुई है, हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूं, हालांकि सब जानकारी आपके पास है,
दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। और मैं पढ़ना चाहता हूं, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष की सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब तो इस बात का है कि ऑर्डर मिलने के बाद ही संभल के जिलाधिकारी, संभल के पुलिस अधीक्षक आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे बाद ही सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिस समय पहली बार सर्वे हुआ है और कोर्ट के आदेश के बाद पूरा का पूरा सहयोग, जो भी वहां जिम्मेदार लोग थे, जो भी जिम्मेदार वहां पर मौके पे थे, सबने सहयोग किया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा, अब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दी ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरता, नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, किसी तरह की विरोध नहीं हुआ। 29 तारीख को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट के केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23 तारीख को रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया कि 24 तारीख को यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। आखिरकार पहले एक बार सर्वे हो गया। ये आदेश पुलिस प्रशासन को किसने दिया कि दोबारा सर्वे आपका होगा, जब पहले सर्वे में सब लोगों ने सहयोग मदद की, पूरा सर्वे हुआ, किसी को आपत्ति नहीं थी सर्वे पर, लेकिन जानबूझ करके आगे शाही जामा मस्जिद की कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि एक सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया, अगर दूसरा सर्वे करना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए और सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्कल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवा दिया, बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस सिपाही से लेकर अधिकारी तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के लिए निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ गैर कानूनी घटना को अंजाम न दे जा सके। और बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि संभल को बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं। देखिए, अगर आप बीजेपी की बात, यूपी के लखनऊ में संभल हिंसा पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, जानबूझकर सुबह सर्वे की टीम को भेजा गया, चुनाव में धांधली पर चर्चा न हो इसलिए टीम को भेजा गया।
एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी, संभल की। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा